आज हम करेंगे हिंदी का पेपर, ठीक है। इससे पहले मैंने इसके सारे पेपर्स करा रखे, ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हमारा सबसे पहले गद्यांश आता है और गद्यांश जी होता है, बस आपको मन लगा कर पढ़ना होता है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारा गद्यांश है कि बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन ये जो बदल रहा है विकास के अर्थ में नहीं, बल्कि बस्तर की उन परंपराओं के संदर्भ में है जो अपना जीवन काल पूरा करके अब अपने अवसान की ओर अग्रसर हो रही हैं। यहाँ यह सब जिस संदर्भ से संबंधित है वह बस्तर का सूर्य चंद्र का अनोखा लिपि शास्त्र है और वहाँ के आदिवासियों के पास उनके विशिष्ट आकार भावों मोटिफ में मालूम नहीं कब से सुरक्षित रहा। आकार भावों में सुरक्षित यह कम से कम इतना पुराना तो हो ही चुका जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं। हम चकित रह जाते हैं कि सूर्य चंद्र पशु पंछी और अपने काल की जीव जगत की अनोखी लिपि में अपने किसी पूर्वज की स्मृतियों को अपने शरीर पर धारण किए हुए एक काष्ठ स्तंभ जाने कब से ऐसे ही खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। धूप हवा पानी सर्दी गर्मी को अपने पर झेलते हुए क्या इन्हें अपने आने की प्रतीक्षा होती है, क्या कि अपने उस पूर्वज के विषय में हमें कुछ बता सकें जो इस गांव के लोगों की दृष्टि में कोई ऐसी गाथा हो सकती है जिसने हमारी तरह के बाद के दिनों में आने वाले लोगों को परिचित होना चाहिए। जो सुघड़ आकृतियाँ कंठ काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती हैं, अपनी पारंपरिक बल्कि अनुष्ठानिक आकार भाव मोटिफ में वहीं की वहीं लाल पीले हरे चटक रंगों में इन प्रस्तर स्तंभों पर चित्रित हैं, लेकिन इनके काष्ठ माध्यम से प्रस्तर माध्यम में प्रवेश का अंतरण कलात्मक विघटन को दर्शाता है। यह विघटन कलात्मकता तक ही सीमित नहीं बल्कि बस्तर के आनुष्ठानिक सामाजिक चरित्र में आ रहे परिवर्तन का संकेत भी है। ठीक है, ये हमारी व्याख्या है और हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र शब्द है, तो बताइए चंद्र शब्द क्या है। ऑप्शन ए है तद्भव है, ऑप्शन बी है तत्सम है, ऑप्शन सी है देशज है और ऑप्शन डी है विदेशी। तो चंद्र और इसका मतलब क्या हो जाएगा चंद्रमा। चंद्र का होता है वो एक तत्सम शब्द होता है, ठीक है। चंद्र जैसा शब्द है तत्सम। हमारी व्याख्या कह रही है कि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द चांद होगा, चंद्र का क्या होगा चांद, ठीक है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से जी की त्यों निकल आते हैं, जबकि वो संस्कृत में आने के बाद जो हिंदी में आकर थोड़ा परिवर्तित हो जाते हैं तो वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे चंद्र का क्या हो गया चांद, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अवसान का विलोम है, तो आपको अवसान का विलोम बताना है। ऑप्शन ए आविर्भाव, ऑप्शन बी है समाप्ति, ऑप्शन सी है अंत और ऑप्शन डी है पतन। तो हमारा आदि का अंत होता है, आदि का मतलब आरंभ, अंत का मतलब होता है समाप्ति। पतन का उन्नति होता है, उन्नति का मतलब ऊपर जाना मतलब आगे बढ़ना, पतन का मतलब होता है नीचे गिरना, ठीक है। और समाप्ति का होगा आरंभ, किसी भी चीज़ को आरंभ करना और किसी भी चीज़ को समाप्त करना, ठीक है। तो अवसान का विलोम पूछा है तो उसका उल्टा हो जाएगा आविर्भाव। उल्टा मतलब होता है कि विलोम, ठीक है। उल्टा क्या होता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो अवसान का होगा आविर्भाव, ठीक है। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि अवसान का विलोम शब्द आविर्भाव है। कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, आदि का अंत, उत्थान का पतन और समाप्ति का असमाप्ति, ठीक है। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सुघड़ शब्द में सु है, तो बताइए जो सु है वो क्या है। सु प्लस घड़ यानी कि सुघड़। ऑप्शन ए है प्रत्यय, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी चीज़ के शब्द के अंत में लगते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सु प्रथम लगा है। संज्ञा, किसी भी शब्द की किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के भाव को संज्ञा कहते हैं, तो इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपसर्ग। सु प्लस घड़ बराबर सुघड़, ये होता है उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आरंभ में लगते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग होगा सुघड़। वहीं प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है, जैसे कि लड़ाई, लड़ प्लस आई बराबर लड़ाई, इसमें आई जो है वो प्रत्यय है। संज्ञा जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। राधा जाती है, राधा संज्ञा है। सर्वनाम जो होता है वो जो संज्ञा के स्थान पर लगता है, जैसे राधा जाती है, राधा खाती है, राधा जाती है और बह खाती है, तो राधा के स्थान पर बह लग गया तो ये सर्वनाम है, ठीक है, याद रखना। हमारी व्याख्या कह रही है
कि सुघड़ शब्द में सु उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द अंश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण कहते हैं, जैसे कि स्वागत, सुयश आदि। स्वागत में सु प्लस आगत लगा है और सुयश में सु प्लस यश लगा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विघटन का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची मतलब होता है कि समान अर्थ देने वाला, तो इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है ध्वंस, ऑप्शन बी है छीड़ता, ऑप्शन सी है नाश, ऑप्शन डी है निर्माण। तो ध्वंस का देखो, मान लो हमें ये बारे में नहीं पता है। निर्माण मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का निर्माण करना, नया बना देना। नाश का मतलब होता है उसका विनाश कर देना, और ध्वंस का मतलब होता है समाप्त कर देना। छीड़ता भी वही होता है। तो तीनों एक सा अर्थ दे रहे हैं पर निर्माण नहीं दे रहा, तो यही हो जाएगा। तो विघटन का पर्यायवाची निर्माण नहीं है, जबकि ध्वंस, नाश और छीड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि विघटन का पर्यायवाची निर्माण नहीं है, जबकि निर्माण रचना या बनावट का पर्यायवाची है, जबकि ध्वंस, छीड़ता, नाश, पतन, विध्वंस, क्षय, विनाश आदि विघटन के पर्यायवाची हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है? ऑप्शन ए है अल्प समय तक बनी रहकर, ऑप्शन बी है दीर्घ काल तक बनी रहकर, ऑप्शन सी है बहुसंख्यक द्वारा मान्य रहकर, ऑप्शन डी है वेद होने पर। तो बताइए कोई भी प्रथा परंपरा कैसे बन जाती है? कोई भी चीज़ जब एक लंबे समय तक चल रही आती है तो वो परंपरा कहलाती है। वो कहते हैं हमारे यहाँ ये परंपरा है, यानी बहुत समय से 4-5 पीढ़ियों से ज़्यादा तक चली आ रही है, यानी कि दीर्घ काल तक बनी रहती है। अल्प समय में नहीं होगा, बहुसंख्यक द्वारा वेद होने पर नहीं। जो दीर्घ काल तक बनी रहती है उसे हम परंपरा कहते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि बस्तर के विशिष्ट आकार, भावों, मोटिव में निम्नलिखित चित्र नहीं है। ऑप्शन ए सूर्य चंद्र, ऑप्शन बी है पशु पंछी, ऑप्शन सी है शिव पार्वती, ऑप्शन डी है अनुष्ठानिक चित्र। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव पार्वती। बस्तर के विशिष्ट आकार, भावों, मोटिव में शिव पार्वती के चित्र नहीं है, जबकि सूर्य चंद्र, पशु पंछी अनुष्ठानिक चित्र हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि बस्तर के विशिष्ट आकार, भावों, मोटिव शिव पार्वती के चित्र नहीं है, जबकि सूर्य चंद्र, पशु पंछी तथा अनुष्ठानिक चित्र बस्तर के विशिष्ट आकार, भावों यानी मोटिव के चित्र हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि इन आकार, भावों यानी मोटिव का रंग है। ऑप्शन ए है लाल, पीला, हरा, ऑप्शन बी है हरा, नीला, गेरुआ, ऑप्शन सी है गेरुआ, पीला, नीला, और ऑप्शन डी है नीला, काला, लाल। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल, पीला और हरा। इन आकार, भावों यानी कि जो मोटिव का रंग है वो रेड, येलो एंड ग्रीन, यानी कि लाल, पीला और हरा है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आकार, भावों यानी मोटिव में प्रचलित मोटिव है। तो बताइए कि ऑप्शन ए है सामाजिक राजनीतिक, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी है धार्मिक अनुष्ठानिक, और ऑप्शन डी है प्राकृतिक। तो बताइए आकार, भावों यानी मोटिव में जो प्रचलित मोटिव है वो कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, धार्मिक अनुष्ठानिक। आकार, भावों यानी मोटिव में प्रचलित मोटिव है धार्मिक अनुष्ठानिक। ठीक है, नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन ए है बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, ऑप्शन बी है पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं, तीसरा कह रहा है इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है, और चौथा कह रहा है कि सुघड़ आकृतियाँ कष्ट स्तंभों पर उकेरी जाती हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पुरानी होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं। ये गलत है क्योंकि उसे हम परंपरा कहते हैं, न कि त्योहार। ठीक है, बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है, सुघड़ आकृतियाँ कष्ट स्तंभों पर उकेरी जाती है, सभी सही हैं। जबकि कोई भी चीज़ जो होती है पुरानी होने पर त्योहार नहीं, परंपरा कहलाती है। ठीक है, आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के आधार पर पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं, ये सही नहीं है। गद्यांश के अनुसार इसका सही वाक्य है कि पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं, बाकी सब सही हैं। आगे हमारा काव्यांश आ गया है, तो काव्यांश भी एक आएगा, इससे हमारे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से पढ़ लेना। तो काव्यांश को पढ़कर पूछेंगे, प्रश्न के उत्तर दीजिए। मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, खालिश मिट्टी और नीचे दबे धरोहरों के साथ उसमें शायद बची रह जाएगी बारिश के बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट कुछ चांदनी, उनमें शायद बची रह जाएगी चींटियों की बाबी,
चिड़ियों की चोंच से गिरा हुआ कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिसमें बांसुरी की आवाज गूंजती होगी। और 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि खाली शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है सच्चा, ऑप्शन बी है विशुद्ध, ऑप्शन सी है मिश्रित और ऑप्शन डी है दूषित। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विशुद्ध। खाली शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो विशुद्ध होता है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि खाली शब्द का पर्यायवाची विशुद्ध है। खालिस के अन्य पर्यायवाची हैं असली, खरा, अनमेल, मतलब किसी का सम्मेल ना हो तो अनमेल कहते हैं, आमिष, शुद्ध आदि। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी है बड़ी ई, ऑप्शन सी है नी, ऑप्शन डी है नी। चांदनी, चांद प्लस नी बराबर चांदनी, यानी कि ऑप्शन ई। ठीक है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा चांदनी। चांदनी शब्द में नी प्रत्यय है। नी प्रत्यय से बने अन्य शब्द हैं करनी, चटनी, कटनी, मरनी आदि। कर प्लस नी, चट प्लस नी, कट प्लस नी, मर प्लस नी, चांद प्लस नी बराबर चांदनी। ठीक है, सब में लगा, नी प्रत्यय सब में लगाए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि कवियत्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है। ऑप्शन ए है जमीन का एक टुकड़ा, ऑप्शन बी है धूप की गर्माहट, ऑप्शन सी है कुछ चांदनी और ऑप्शन डी है विस्फोटक दुनिया। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी विस्फोटक दुनिया। कवियत्री विस्फोटक दुनिया नहीं बचा लेना चाहती है, जबकि धूप की गर्माहट, जमीन का एक टुकड़ा और कुछ चांदनी बचा लेना चाहती है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा। पंक्ति से अभिव्यक्ति है कि उपभोक्तावादी संस्कृति पर एक कटाक्ष। ऑप्शन बी है मनुष्य और प्रकृति के आदाम रिश्तों की झटपटाहट, ऑप्शन सी है प्रकृति के क्षरण पर रोष और ऑप्शन डी है प्राकृतिक संपदा की रक्षा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्तों की झटपटाहट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है। तो बताइए इस कविता में किस धरोहर का नहीं है। ऑप्शन ए है कुछ चांदनी, ऑप्शन बी है धूप की गर्माहट, ऑप्शन सी है बारिश की बूंदों की कमी, ऑप्शन डी है चिड़ियों की चहचहाट। जो भी हमने पूरी पोएम पढ़ी थी उसमें हमने कुछ चांदनी पढ़ा था, धूप की गर्माहट पढ़ी थी, बारिश की बूंदों की कमी पढ़ी थी, लेकिन चिड़ियों की चहचहाट नहीं पढ़ी थी, यानी कि ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में बांस के झुरमुट से बांसुरी के संबंध क्या से है। यानी कि हमने जो पोएम पढ़ी उसमें बांस का जो झुरमुट है उससे बांसुरी का क्या संबंध है। ऑप्शन ए है बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लेख की खोज, ऑप्शन बी है बांसों के नष्ट होने जाने की चिंता, ऑप्शन सी है बांसों के बजाय अन्य धातुओं से बांसुरी बनाने की पीड़ा और ऑप्शन डी है बांसों से घने जंगल के बढ़ते जाने का डर। सही आंसर हो जाएगा बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लेख की खोज। ठीक है, हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। यानी कि हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है उसमें 5 निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है कि ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी कि हमारे स्कूल का जो ज्ञान होता है विद्यालय का उसको हम बाहर के जीवन से जोड़ें। दूसरा कह रहा है कि सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित ना हो, कि मतलब जो रट्टा मारते रहते हैं बच्चों को सिखाते रहते हैं जिन्हें समझ में तो कुछ नहीं आता उस रट्टा मरवाते हैं उस पर आधारित ना हो। तीसरा कह रहा है कि पाठ्यचर्या को इस प्रकार से संबद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि विज्ञान को इस तरह से बनाना कि वो बच्चों को जो है विकास है उसमें मदद करे, उसके डेवलपमेंट में सहयोग दे और साथ ही वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि जो किताब में लिखा है उसको ही बता दो। चौथा कह रहा है कि व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना। ठीक है, तो इसमें से बताइए कौन सा हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि पाठ्यचर्या को इस प्रकार से संबद्ध करना कि बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। हमारी व्याख्या कह रही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में पाठ्यचर्या को इस प्रकार से संबद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो शामिल नहीं है। ठीक है, आगे हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है
कि भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। तो बताइए कि भाषा की जो अंतर संबंधित व्यवस्था है उसमें क्या शामिल है। ऑप्शन ए है ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, ऑप्शन बी है ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, ऑप्शन सी है ध्वनि विज्ञान आकृति विज्ञान वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान, ऑप्शन डी है वाक्य विन्यास आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास जो है वो शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। तो बताइए किसके द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है सिमुलेशन, ऑप्शन सी है रोल प्ले, ऑप्शन डी है प्रतियोगिता। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति के द्वारा जो शिक्षार्थी होते हैं उनको व्यक्तिगत जो भूमिकाएं होती हैं उनके आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में जो लक्ष्य भाषा होती है उसके प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। हमारी आगे बढ़ते हैं और 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः ये किसका विचार था, यानी कि इन चारों में से वो कौन था जिसने ये कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है यानी लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी होती है उसके साथ ही वो पैदा होते हैं। ऑप्शन ए है यस वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी है इवान पेवलोव, ऑप्शन सी है नॉम चॉम्स्की और ऑप्शन डी है जीन पियाजे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉम चॉम्स्की। ठीक है, नॉम चॉम्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो किसके साथ पैदा होते हैं, भाषा लर्निंग के साथ ही पैदा होते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, ऑप्शन बी है नियमों का अति सामान्यीकरण, ऑप्शन सी है वाक्य प्रयोग में असावधानी और ऑप्शन 4 है भाषा की समझ ना होना। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए व्याकरण नियमों की जानकारी न होना। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, ये शर्मिला का जो भाषा प्रयोग है वो मुख्यतः व्याकरण नियमों की जानकारी ना होना यानी व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित कारणों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से ऑप्शन ए केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, ऑप्शन बी है बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, ऑप्शन सी है बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है और ऑप्शन डी है बच्चे दूसरों के विचार से परिचित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता का विकास का अवसर मिलता है। ठीक है, लिखित कार्य जो होते हैं उसमें हम बच्चों की सहायता लेते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे की जो हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई सामग्री है उसको पढ़ सकते हैं, उसके सब प्रावधान होते हैं और अवलोकन क्षमता का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारी व्याख्या भी यही कह रही है कि लिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री के पढ़ने का अवसर मिल जाता है, यानी कि वो जान जाते हैं कि दूसरे के हाथ से लिखी हुई सामग्री कैसी है, यानी वो कैसे लिखते हैं, ऐसे उनकी हैंड राइटिंग है। अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलेगा और बच्चों को जब दूसरे के लिखित कार्यों की जांच करने का मौका मिलेगा तो उसकी कमियों और अच्छाइयों को जान सकेंगे जिससे उनके अपनी भी कमियों को पूरा करने का प्रयुक्त अनुभव हो जाए। यानी कि दूसरे अगर कोई गलती करेंगे तो बच्चे देखेंगे कि इसने ये वाली गलती की, अच्छा मुझे ये वाली गलती नहीं दोहरानी है। तो इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे की गलतियों से सीख पाएंगे और स्वयं वो गलती करने से बचेंगे। ठीक है, क्योंकि जीवन इतना छोटा होगा कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखे तो कभी नहीं सीख पाएगा, तो दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि, यानी कि जो हमारे लोकगीत हैं उन्हें हमें भाषा की कक्षा में जरूर स्थान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ऑप्शन ए है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी है लोकगीत गाए जा सकते हैं, ऑप्शन सी है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है और चौथा है कि इससे बच्चे संस्कृति विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा डी, यानी इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। ठीक है, जो लोकगीत होते हैं उनको भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए जिससे बच्चे जो होंगे वो अपनी संस्कृति विशेषताओं से परिचित होंगे और दूसरों की लैंग्वेज को भी समझ सकेंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, यानी सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न बनवाएंगे, तो इससे क्या होगा। ऑप्शन ए है कि इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं है। बच्चों को पता चल जाता है कि जो प्रश्नवाचक होते हैं वो उससे परिचित है बच्चा कि नहीं परिचित है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों को पाठ में कितनी गहराई से समझा है, यानी कि जो पाठ उसने पढ़ाया है टीचर ने कितने अच्छे ढंग से पढ़ाया है, लेकिन फिर भी बच्चे को अच्छे ढंग से समझ में आया है, यानी कितने अच्छे ढंग से उसे समझ में आया है, ये सारी उसे बातें पता चलेंगी। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। और चौथा कह रहा है कि प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ठीक है। पाठ पढ़ने के बाद हम बच्चों से प्रश्न इसीलिए बनवाते हैं कि हम जान सके कि शिक्षक के यानी कि शिक्षक होते हैं तो ये जान सकता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा, यानी कि समझा भी है कि नहीं समझा है। ठीक है। समझा होगा तो अच्छे से प्रश्न बना लेंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। ऑप्शन ए है कि सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। ऑप्शन बी है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। तीसरा कह रहा है कि बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। और चौथा कह रहा है कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है। किसी भाषा कक्षा में यानी भाषा लैंग्वेज की क्लास चल रही है, उसकी कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में ये कथन बिल्कुल सही नहीं है कि कल्पना शक्ति का विकास होता है। बाकी सही है कि सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में ये कहना कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है उचित तर्क नहीं है। जबकि भाषा की कक्षा कहानी कथन से बच्चों के शब्द भंडार में विकास होगा तथा उन्हें भाषा सुनने के परिवेश के साथ साथ उनके अवलोकन यानी कि उनके ऑब्जर्वेशन की क्षमता का भी विकास होगा। ठीक है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए है कि भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। तीसरा कह रहा है कि भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और चौथा कह रहा है कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। सही हो जाएगा, भाषा एक अर्जित योग्यता है। ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा होती है वो एक अर्जित योग्यता होती है। हमारी व्याख्या कह रही है कि एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है यानी लैंग्वेज है एक अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक थे। उसने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। वाइगोत्स्की कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बालकों के सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट से संबंधित जो सिद्धांत है उसका संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। ठीक है। जिसमें बताया गया था कि बालक के विकास में समाज का क्या योगदान है, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है। वे कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, सही नहीं है। जबकि भाषा अर्जित करना और भाषा अधिगम में अंतर होता है, क्योंकि भाषा अर्जन से आशय है कि हमने क्या सीखा और भाषा अधिगम से तात्पर्य कि हमने क्या सीख रहे हैं। ठीक है। हमारा भाषा परिवेश जितना संबंध और विस्तृत होगा उतना ही हमें भाषा सीखने में सरलता होगी। भाषा के आधार पर जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से हम लैंग्वेज को सीख पाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ऑप्शन बी है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ऑप्शन सी है भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। और चौथा कह रहा है कि समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ये सही नहीं है। ठीक है। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। पहला कह रहा है कि अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। दूसरा कह रहा है कि भाषा सीखने के लिए व्याकरण नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि भाषा परिवेश का निर्माण किया गया ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। चौथा कह रहा है कि बच्चों में
भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। बलपूर्वक कभी नहीं होगी। हम सिर्फ पुस्तकों का निर्माण नहीं करेंगे, अधिकाधिक प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सोवलीन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन बी है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन सी है अक्सर खाने से मना कर देता है, अक्सर खाने से मना कर देता है। और ऑप्शन 4 है अपनी ही कार्यों में लीन रहता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है सोवलीन विकार वाला बच्चा। 29वां क्वेश्चन कह रहा है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। ऑप्शन ए है कि भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। ऑप्शन बी है संदर्भ भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। तीसरा कह रहा है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। चौथा कह रहा है कि बोलना कौशल पर बल देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि द्विभाषी विधि। ऑप्शन बी है अनुवाद विधि। ऑप्शन सी है व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष विधि। सही आंसर हो जाए प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। ठीक है, सो डी स्टूडेंट देते हैं हमारे सीटेट के प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। साथ ही इसके शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट अपडेट सभी के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 123 के नाम से। हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। सुबह की करंट अफेयर 10 बजे देखा कीजिए, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। सारे प्रीवियस ईयर देख डालिए। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के इस बार पेपर करा रहे हैं, वो भी देख लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस video, then like, subscribe and share, and don't forget to subscribe this channel. Thank you, bye. Keep loving, keep sharing and keep watching.